पाया, क्या खोया, क्या सच्ची श्रद्धांजलि दे पाने में निर्भया को हम कामयाब हुए? हमें लगता नहीं कि हम सच्ची श्रद्धांजलि दे पाए हैं निर्भया को, और आज भी सोचते हैं और कि निर्भया के माँ बाप पर क्या गुजरता होगा। और मुझे लगता है हर एक इंसान को उस एहसास के बारे में सोचने की ज़रूरत है जो निर्भया के माँ बाप महसूस करते हैं। देखिए, 2 साल के बाद इतने ज़्यादा जद्दोजहद, प्रोटेस्ट, आंदोलन, चीखना चिल्लाना, जस्टिस की मांग करने के बावजूद भी सिर्फ यातायात का मामला, एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मामला, उसमें हम देख रहे हैं कि कोई समाधान नहीं मिल पाया है। चाहे वो टैक्सीज़ हों, चाहे नाइट बसेस हों, चाहे मेट्रो हो, एक महिला का घर से बाहर निकलना और घर के में वापस आना, जिस समय भी उसका काम उसको अलाउ करता है, सिर्फ इस चीज़ को फैसिलिटेट करने में ये हमारा देश नाकाम रहा है। तो एक बहुत बड़ी ये एक कमी मानी जाए हमारे सिस्टम की कि हम लोग अपनी देश के जो आधी आबादी है उससे थोड़ी कम, क्योंकि एडवर्स सेक्स रेशियो है, तो हम उसको एक यातायात, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सेफ्टी नहीं दे पा रहे हैं। घर के अंदर उसके साथ क्या कुछ होता है वो तो बात की बात है, जब वो बाहर पब्लिक स्पेस में है तो उसके बारे में कुछ क्यों नहीं किया जा रहा है। मुझे लगता है कि चाहे नाइट बसेस हो या मेट्रो को रात में खोलना हो या इसके लिए कोई सहूलतें देने की जरूरत हो, इस पर क्यों काम नहीं किया जा सकता, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। दूसरी बात, जिस तरह से सवालात पूछे गए थे, सब लोग ने फांसी की बात की, लेकिन फांसी भी तभी होगी जब एफआईआर रजिस्टर होगा, जब मजिस्ट्रियल इंक्वायरी होगी, जब इन्वेस्टिगेशन होगा। तो तब से लेकर अब तक और उससे पहले के भी जो बैकलॉग है केसेस का, जो इतने मामले आए हैं और पब्लिक नजर में रहे हैं, रेप के, चलती गाड़ी में रेप, कभी कभी तो इन कस्टडी रेप की भी बातें हुई हैं, तो उसके बारे में कहाँ है इन्वेस्टिगेशन, कहाँ है फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी को किस तरह से बदला गया है, इन्वेस्टिगेशन के तरीकों को किस तरह से बेहतर किया गया है, कैसे जो पुलिस के प्रोटोकॉल सिस्टम है उसमें बेहतरी आई है। सिर्फ एक जो तब्दीली आई है वो ये कि अब रिपोर्ट दर्ज कराना थाने में जाकर महिला कांस्टेबल के थ्रू वो मुमकिन हो पाया है, लेकिन कितने लोग हिम्मत जुटा पाते हैं। अगर हमारा समाज के अगर हमारे पुलिस कर्मी भी इस बात को मानते हैं और लॉ मेकर्स भी इस बात को मानते हैं कि एक औरत के लिए दर्ज कराना इस तरह की शिकायत मुश्किल काम है, तो क्या वो पहुंच नहीं सकती इस औरत के पास? क्या इतने तरीके नहीं हैं आज के मीडियम के जरिए, ई मीडियम के जरिए, जिससे भी मुमकिन हो? क्या ईमेल का एक रास्ता या एक अलग तरीके का एंटी वुमेन क्राइम, जो क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन का सेल कुछ और तरीके नहीं अपना सकता ताकि औरतों के लिए सहूलत हो कि वो ईमेल के जरिए, अनोनिमस तरीके के जरिए अपनी शिकायतें दर्ज कराएं? और दूसरा बहुत ज़रूरी चीज़, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। मैं बार बार इस पर जोर दे रही हूँ क्योंकि लगातार इस तरह के मामले आ रहे हैं और जाहिर सी बात है, औरतें बाहर निकलेंगी, स्कूल जाएंगी, कॉलेज जाएंगी, ऑफिस जाएंगी, काम करेंगी, हजारों चीज़ें हैं करने को। तो क्या पूरे वुमेन की जो पूरी मोबिलिटी को हम को देख नहीं पा रहे हैं? एक बुनियादी जो एक हक है उसका, बाहर निकलना, काम करना, जो उसकी मर्जी है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जो है, तो हम उस मूवमेंट को ही कर्ब नहीं कर रहे हैं, जबकि हम ट्रांसपोर्ट के सोल्यूशन नहीं दे पा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, जो हमारी सरकारें पूरी तरह से नाकाम रही हैं। 16 दिसंबर को घटना घटती है ये, और पिछली 5 दिसंबर को भी ऐसी ही एक घटना घटती है जी। बदलाव की बात कहते हैं, लेकिन समाज में जीन्स पहनने पर रोक लगाने की बात कहने वाले ठेकेदारों की कमी नहीं है। मोबाइल यूज, फेसबुक, सब पे प्रतिबंध लगा दिया जाए। क्या आज भी पुरुष मानसिकता हावी है? निर्भया से कोई सीख हम लोगों ने नहीं ली, जिस बच्ची ने इतनी लंबी जंग लड़ी 12 दिन तक। बिल्कुल, फिर हम लोग कहाँ चूक कर रहे हैं अभी? जी, निर्भया की ठीक बात, आपको याद होगा छोटी सी बच्ची गुड़िया के साथ बलात्कार हुआ था, उसके 5 अब तक बल्कि 6 सर्जरीज हो चुकी हैं। आप उनके माँ बाप से जाके पूछिए, वो आपको बताएंगे कि उनको अपनी बच्ची के इलाज के लिए, गुजर बसर के लिए जो कुछ करना पड़ा, कितने राजनीतियों के सामने उनको अपने गिड़गिड़ाना पड़ा, हाथ पैर जोड़ने पड़े। तो कहीं ना कहीं निर्भया कोष भी है, 1000 करोड़ तब, 1000 करोड़ अब, लेकिन ऐसी कोई भी स्कीम जो पुरुष मानसिकता को बदलने के लिए, परिवर्तित करने के लिए काम करे, चाहे वो स्कूलों का करिकुलम हो, चाहे वो कॉलेजेस में हो, चाहे वो ड्राइवर्स की ट्रेनिंग हो, चाहे वो पुलिस में सेंसिटाइजेशन हो, इतनी ज़रूरी है सब करना। देखिए, 2 इलाज हैं इसके। एक तो फौरी एक इलाज है, फौरन जो है यातायात को ठीक किया जाए,
और पुलिस इन्फोर्समेंट, लॉ इन्फोर्समेंट हो। लेकिन दूसरा जो एक लंबा रास्ता है वो हम अपनी मर्दों की मानसिकता को बदलने का है कि हम किस तरह से एक महिला को देखते हैं कि जब किसी को मौका मिला तो वो छेड़छाड़ की चीज है, बलात्कार की चीज है, क्या वो चीज है? सबसे बड़ा तो ये सवाल है। इस पर गौर करने के लिए जो काम स्कूलों को, कॉलेजों को, सामाजिक इंस्टीट्यूशंस को और सरकार को लेने चाहिए थे, उसमें तो कुछ भी नहीं हुआ है। तो मानसिकता नहीं बदलेगी तो आप जितने भी कानून ले आए कुछ नहीं बदलेगा। You know, rapes go unabated, and we keep hearing about one rape every day, more than one rape a day, and many of them don't get reported. So a lot needs to be fixed in our country. But first and foremost is women's mobility, providing an efficient, safe public transport, facilitating the movement of a girl, of a woman to go out, step out and do whatever she has to do as a citizen of this country. When we fail to look at that, I think there's nothing much more that we can ask for. This is something very basic. Can we not organize a better system where our autos, our metro, our public buses are concerned, whereby women can be safe? Can there not be any night patrolling? Can there be no CCTV cameras? Can private operators not have their own surveillance systems and GPS tracking? I don't understand what is so big about it. And I think this should be done on a war footing. This is a very serious issue. And rape is really like an act of terror, and the worst form of terror that is committed on an individual and is done by our own people, by our own countrymen. And I think this needs to be addressed in the same seriousness as I say it. It is an act of terror. So what do you do when there's an act of terrorism? You do everything possible to ensure that another incident does not occur, for which we have to start with basics: public transport system, better surveillance, better monitoring. But a second aspect, of course, is law enforcement. So what are the protocols that we have at the police stations? How easy is it for a woman to facilitate and register a complaint? Two, after the report is filed, what is the system of investigation? How is a magisterial inquiry conducted? What are the witness protection plans? How can you ensure that the world is safe, that this country is safe for a woman to register a complaint of this kind? Thirdly, and most importantly, where is the data? There are sex offenders. And is there any data sharing? First of all, is there any kind of upgradation of all the data that is there in the police stations vis-a-vis sex offenders in our country? Two, is it being digitized? Three, is a central database being created with sharing facility between states, so police and law enforcement agencies have immediate access to such serial offenders when an act occurs. Along with, of course, it has to be biometric. So these are very basic things for a society to have a system in place. And I think lastly and more importantly perhaps is the social attitudes. What has been done to change the mentality, the very male feudal mentality that a woman occurs to a man in this country as something to be lashed at, leered at, stalked, misbehaved with, and yes, molested and raped. What are we doing? How are we working with our institutions, whether it's schools or colleges or just social institutions? What are the mass awareness campaigns, literacy campaigns on this issue? Social literacy of this kind, gender literacy. I see none of that percolating down. So I think it's really important that we look at all of these on a war footing, because this is like an act of terror which is committed against an individual. And what do you do to prevent terrorism? Ensure another incident does not occur. But incidents, rapes, they go unchecked, unabated, day after day. So I think starting with a good public transport system, to having better law enforcement, to having better protocols at the police station, to having a central database where everything is collated and sex offenders are actually, their offences are there digitized, so that people can access it. Unless and until we do that on a war footing, nothing more can be achieved.